नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो की खास सीरीज रिपोर्ट कार्ड 2022 के साल का देश का। इसमें हम अलग अलग सेगमेंट्स पर बात कर रहे हैं। पहले दिन हमने रक्षा सेगमेंट पर बात की, आज विदेश नीति का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। आप जानते ही हैं, कोविड की वजह से साल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी का एक भी विदेशी दौरा नहीं हो पाया था। 2021 भी कोविड की भेंट चढ़ा, सिर्फ 4 देशों का दौरा। 2022 में स्थितियां सामान्य हुई तो प्रधानमंत्री ने इस साल 7 दौरों में कुल 10 देशों की यात्रा की। साल का सबसे पहला दौरा 2 से 5 मई के बीच जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस में हुआ। मई महीने की 16 तारीख को प्रधानमंत्री अचानक नेपाल के दौरे पर नजर आए। 23 से 24 मई के बीच क्वाड देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वो जापान भी गए। 26 से 28 जून के बीच प्रधानमंत्री ने जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात यूएई का दौरा किया। सितंबर महीने की 15 तारीख को पीएम एससीओ बैठक में शामिल होने उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद पहुंचे। शिंजो आबे की हत्या के बाद पीएम ने 27 सितंबर को साल में दूसरी बार जापान का दौरा किया और साल का आखिरी विदेशी दौरा इंडोनेशिया का रहा। 14 से 16 नवंबर के बीच बाली में G20 की अहम बैठक में वो शामिल हुए। ये तो हो गया रूट मैप, लेकिन दौरों और बयानों से आगे जाकर जब भारतीय विदेश नीति की समीक्षा होती है तब कौन सी बातें सामने आती हैं, आइए देखते हैं। भारत की विदेश नीति की पहली बड़ी परीक्षा तो 2022 के दूसरे महीने में ही शुरू हो गई थी। एक लंबी मोर्चेबंदी के बाद 24 फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। भारत के लिए यह असहज करने वाली स्थिति थी। उपनिवेश का दंश झेल चुका भारत ऐतिहासिक रूप से विस्तारवाद के खिलाफ रहा, लेकिन हमला करने वाला रूस भारत का पक्का दोस्त था और बस नाम का नहीं, मनसा वाचा कर्मणा। भारत की तीनों सेनाओं के हथियारों का बड़ा हिस्सा रूसी है। भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम को रूस ने वो मदद दी जो दुनिया में न कोई और देता और ना ही हम उसे पैसों से खरीद सकते थे। संयुक्त राष्ट्र सहित दुनिया के तमाम मंचों पर अगर कोई देश अच्छे और बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा तो वो रूस था। तो भारत के लिए पाला चुनना मुश्किल था, लेकिन एक मुसीबत थी जो राजनयिक असहजता से कहीं बड़ी थी। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र, तकरीबन 18,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। युद्ध के दौरान ये फंस गए क्योंकि यूक्रेन ने अपने आसमान पर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया। छात्रों ने कीव स्थित भारतीय दूतावास पर आरोप लगाया कि उसने स्थिति स्पष्ट करने में बहुत देर कर दी। तब तक उड़ानों की कीमतें आसमान छूने लगीं और कई छात्रों की जेब से बाहर चली गईं और नो फ्लाई जोन की घोषणा के बाद तो फ्लाइट्स बंद ही हो गईं। यूक्रेन में फंसे छात्रों के बयान प्रेस में दिखाए और छापे जाने लगे तो सरकार हरकत में आई। छात्रों से किसी तरह यूक्रेन की पश्चिमी सीमा पर पहुंचने को कहा गया। पोलैंड, रोमानिया, मोल्दोविया और हंगरी जैसे देशों में भारतीय दूतावास के स्टाफ ने सीमा पर भारतीय छात्रों की स्क्रीनिंग का काम किया और इसके बाद उन्हें उन विमानों से स्वदेश लाया गया जिनकी व्यवस्था वायुसेना और सरकार ने की थी। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। ज्यादा मुसीबत उन छात्रों पर टूटी थी जो यूक्रेन के पूर्वी शहरों और कीव में थे, क्योंकि रूसी हमले का फोकस यही था। गोलीबारी ने खार्किव में पढ़ रहे नवीन शेखरप्पा की जान भी ले ली थी। तो इन इलाकों में फंसे छात्रों को लेकर भारत सरकार सतत रूस और यूक्रेन से बात कर रही थी। 2 मार्च को यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी करके कहा कि शाम 6 बजे तक खार्किव में फंसे सभी भारतीय पिसोचिन और बाबाई जैसी जगहों पर पहुंच जाएं। इस बात को भारत में इस तरह प्रचारित कर दिया गया कि भारत ने रूस से बात करके 6 घंटे के लिए हमला रुकवा दिया। इस दावे का इस्तेमाल नवंबर में हुए हिमाचल चुनाव तक में किया गया, जबकि 3 मार्च को ही विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कह दिया था कि हमें जानकारी मिली कि एक रूट उपलब्ध है और हमने अपने नागरिकों को इसकी जानकारी दी। हमें इस बात की खुशी है कि कई लोग सुरक्षित निकल आए। ये नहीं कहा जा सकता कि स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि हिंसक घटनाएं भी हो रही थी, लेकिन फिर ये एक युद्ध क्षेत्र है। इस बात का ये मतलब निकालना कि कोई बॉम्बिंग को रोक सकता है या कि हम इन चीज़ों को नियंत्रित कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह गलत है। अगर हम इस बात को मान भी लें तब तो इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि बमबारी दोबारा शुरू होने के पीछे भी हम यानी भारत ही थे। इस किस्से का जिक्र हमने बस गलत बयानी को चिन्हित करने के लिए नहीं किया है। ये किस्सा बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय नीति का घरेलू राजनीति में किस तरह आक्रामक इस्तेमाल हुआ। और ये बात यूक्रेन संकट पर ही लागू नहीं होती। साल के अंत में G20 की मेजबानी भारत को मिली, तब भी घरेलू राजनीति और विदेश नीति को गड्ढमड्ढ होते देखा गया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल लौटते हैं रूस यूक्रेन संकट पर। नवीन को छोड़ दें तो भारत ऑपरेशन गंगा के तहत उन सभी भारतीयों को यूक्रेन से सकुशल लाने में सफल रहा जो लौटने के इच्छुक थे। जीवन बहुमूल्य है और इस दृष्टि से ये एक बड़ी सफलता थी।
छात्र वापस लौट गए तो भारत ने रूस यूक्रेन संकट से उपजे राजनयिक और आर्थिक संकट पर ध्यान देना शुरू किया। तेल और गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ने से हमारी अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा उसकी चर्चा हम ललन टॉप शो के ईयर एंडर सीरीज के उस एपिसोड में करेंगे जिसमें अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। पर आज हमारा फोकस डिप्लोमेसी पर है, विदेशी मामलों पर है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर भारत ने अपनी स्थिति पहले दिन से स्पष्ट कर रखी थी। भारत ने लगातार कहा कि विवाद का निपटारा आपसी बातचीत से हो और किसी भी कीमत पर हिंसा को तुरंत रोका जाए। पश्चिम की ओर से भारत पर दबाव बनाया जाने लगा कि अगर भारत युद्ध से दुखी है तो रूस की आलोचना क्यों नहीं करता। ये दबाव तब बढ़ गया जब मार्च के आखिर में बूचा से नरसंहार की खबरें आने लगी। आरोप था रूसी सेना पर। भारत ने बूचा में हुई विभत्स हिंसा की निंदा की, साथ ही ये भी कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव आया जिसमें रूस को यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से निलंबित करने पर वोटिंग हुई। रूस ने खुलेआम कह दिया था अगर कोई देश प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करता है या वोटिंग से दूर रहता है तो उसे गैर दोस्ताना कदम की तरह देखा जाएगा। लेकिन लगातार संयुक्त राष्ट्र में रूस के पक्ष में नजर आ रहे भारत ने बूचा के बाद वाली वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, यानी रूस के खिलाफ नहीं तो पक्ष में भी वोट नहीं डाला। ये रूस को एक संदेश की तरह था कि तमाम विरोध के बावजूद S-400 खरीदने वाला भारत दोस्ती निभाने में विश्वास तो रखता है, लेकिन भारतीय विदेश नीति के भी अपने मूल्य हैं जिन्हें अचानक से ताक पर नहीं रखा जा सकता। रूस यूक्रेन के संकट के दौरान भारत की विदेश नीति की ये खूबी रही। भारत ने अपनी प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओं दोनों को बराबर महत्व दिया, लेकिन किसी भी पाले में बंधने से इनकार किया, चाहे वो पश्चिमी गोलबंदी हो या फिर रूस। जब पश्चिम की ओर से दबाव बढ़ा कि भारत बोलकर रूस की आलोचना करे तो सुनिए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने एक पत्रकार को दिए जवाब के बहाने कैसी खरी खोटी सुनाई। Previous observation, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. Again, in terms of, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो पश्चिम की तरफ से ये आरोप लगाया जाने लगा कि भारत रूस से सस्ती दरों पर तेल खरीदकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बेच रहा है और भारत से मिल रहे धन का इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए कर रहा। सुनिए रूस से तेल खरीदने पर डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा था। ये यूक्रेन की लड़ाई के कारण तेल की कीमत, तेल माने पेट्रोल वाले तेल की कीमत ये दुगना हो चुकी। एक समय में $50-60 एक बैरल तेल की कीमत थी, ये $60 से $115 गई। और हमें जो है अपने राष्ट्र हित में दुनिया में देखना पड़ा कि हम कहां से अपने नागरिकों के लिए सस्ते में तेल खरीदे, और हम पे बहुत दबाव था कि कुछ देश से लें, कुछ देश से नहीं लें, कैसे लें, किस कीमत पे लें। और इसमें भी मोदी सरकार जो है और खुद प्रधानमंत्री की सोच थी कि जो हमारे राष्ट्र हित में है हमें करना चाहिए, और अगर कहीं दबाव आए तो हमें दबाव का सामना करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि दुनिया के दूसरे देशों के अगर उनके मुताबिक हमारे यहाँ इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है ये कम। रूस यूक्रेन संकट पर भारतीय विदेश नीति को एक्सपर्ट किस तरह से आंकते हैं, ये भी सुनिए। पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि भारत जो यूक्रेन के युद्ध में भारत की जो भूमिका रही है, एक गवर्नमेंट में सोच है कि वो अपने आप को थोड़ा हट के रखना चाहते हैं, थोड़ा न्यूट्रल रखना चाहते हैं इस युद्ध पे। तो इसी वजह से भारत ने आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से भी बात की है और ज़ेलेंस्की से भी बात की है, और लगातार बात की है। 4 बार शायद ज़ेलेंस्की से बात की है, शायद 5 बार पुतिन से बात की होगी। हर बार भारत यही पहल करती है कि आपको
डायलॉग और डिप्लोमेसी, कूटनीति और अपने मतलब बातचीत के साथ ही इसको हल करना होगा। भारत ने ये भी कहा है कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड हर तरह से देने को तैयार है। हालांकि भारत ने किसी तरह का मिलिट्री एड यूक्रेन को ना दिया है, ना किसी और को देने दिया है भारत के जरिए। आपको याद होगा कि जापानी गवर्नमेंट एक मिलिट्री फ्लाइट भेजना चाह रही थी यूक्रेन के लिए, और वो मिलिट्री फ्लाइट भारत में लैंड होकर रिफ्यूअल होकर कुछ यहाँ से ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन भारत ने इसकी भी अनुमति दी नहीं थी। इसके अलावा अगर आप देखें, भारत ने लगातार संयुक्त राष्ट्र पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां भारत का कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है, लगातार भारत ने अब्सटेन किया है। जो भी आपने देखा होगा यहाँ पे जितने भी रेजोल्यूशन आए, हालांकि शायद 1 या 2 ही होंगे जहां पे भारत ने वोट किया था, लेकिन उसके अलावा सारे जो रेजोल्यूशन आए हैं रूस के खिलाफ, रूस की निंदा करते हुए, रूस के न्यूक्लियर पोस्चर को पे निंदा जताते हुए, सब पे भारत ने लगातार अब्सटेन किया है। तो भारत ने ये पहल की है कि हम इस युद्ध में ना पड़ना चाहते हैं, ना किसी की तरफ एक तरफी करना चाहते। तेल इंपोर्ट हो रहा है, सारे देश इसको काटे। भारत ने लगातार इसमें बढ़ोतरी की है। आपको ताजुब होगा कि फरवरी में भारत रूस से शायद 40,000 बैरल्स पर डे लिया करती थी, लेकिन अब आज की तारीख में इससे 21 गुना ज्यादा रूस से तेल भारत आज ले रहा है। रूस यूक्रेन संकट के बाद अब बात चीन की। 26 दिसंबर के लल्लन टॉप शो में हमने रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था, साल का रिपोर्ट कार्ड। आपने गौर किया होगा, उस एपिसोड का एक बड़ा हिस्सा चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को समर्पित था। यही बात इस साल भारत की विदेश नीति पर भी लागू होती है। रूस यूक्रेन संकट से इतर अगर कोई चुनौती भारत के सामने थी तो वो चीन था। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन द्वारा लगातार अतिक्रमण की कोशिशों से सेना मैदान पर निपट रही थी, तो विदेश मंत्रालय राजनयिक स्तर पर कोशिश कर रहा था। विदेश नीति के क्षेत्र में कहा भी जाता है कि चीन से संबंधित जो भी होता है वो रक्षा मंत्रालय नहीं, विदेश मंत्रालय के जरिए होता है। सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एससीओ) की बैठक में हिस्सा लेना था, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आने वाले थे। इसके तकरीबन 1 महीने पहले हॉट स्प्रिंग्स इलाके में दोनों सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट को पूरा कर लिया गया। कयास लगे कि ये सब दोनों नेताओं के बीच मुलाकात का माहौल तैयार करने के लिए किया गया, लेकिन प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं हुई। दोनों देशों के नेता G20 समिट के दौरान बाली में भी मिले, लेकिन ये एक सौजन्य भेंट भर थी। लोग पूछने लगे कि मोदी जिनपिंग के बीच जिस निजी रैपो की बात की जाती थी उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा। पर ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जिनपिंग से नहीं मिले तो इस मोर्चे पर कोई काम नहीं हुआ। मार्च 2022 में चीन के विदेश मंत्री वांग यी अचानक भारत दौरे पर आए। यहाँ उन्होंने अपने समकक्ष डॉक्टर जयशंकर के साथ मुलाकात भी की। गलवान घाटी में तनाव के बाद ये पहली बार था कि चीन का कोई ताकतवर मंत्री भारत आया था। कहा गया कि चीन की ओर से यह पहल इसलिए की गई क्योंकि वो जून 2022 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका की गोलबंदी ब्रिक्स में भारत से सहयोग चाहता है। फिर 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स समिट में वर्चुअली हिस्सा लिया, मतलब ऑनलाइन लिंक के माध्यम से जुड़े। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रिक्स सदस्यों को एक दूसरे की रक्षा चिंताओं को समझना चाहिए और आतंकवादियों को डेजिग्नेट करने में आपसी सहयोग करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बाकी कीवर्ड्स का भी उल्लेख किया, जैसे क्षेत्रीय संप्रभुता, रूल बेस्ड मैरीटाइम स्पेस आदि। चीन को इस बयान से खूब मिर्ची लगी क्योंकि ब्रिक्स समिट की मेजबानी वही कर रहा था और प्रधानमंत्री ने उसी समिट में उस पर निशाना लगा दिया। दरअसल भारत लगातार दुर्दांत आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र की उस लिस्ट में शामिल करवाने में लगा हुआ है जिसमें ग्लोबल टेररिस्ट के नाम होते हैं। इसे कहा जाता है UNSC 1267 लिस्ट। लेकिन जब अमेरिका या भारत किसी पाकिस्तानी नागरिक को इस लिस्ट में जुड़वाने की कोशिश करते हैं तब चीन सुरक्षा परिषद में वीटो कर देता है। इस साल चीन ने 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद और लश्कर तैयबा के उपाध्यक्ष शाहिद महमूद जैसे कई आतंकवादियों को बचाया। लगभग हर महीने चीन ने एक प्रस्ताव को ब्लॉक किया। प्रधानमंत्री इसी तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन भारत के इस बात पर नाराजगी जाहिर करने से ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। एक ही तरीका बचता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन को नेम एंड शेम किया जाए।
प्रधानमंत्री और डॉक्टर जयशंकर दोनों ये कोशिश करते रहे हैं, लेकिन चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घसीटने की भी सीमा है, क्योंकि चीन का अंतर्राष्ट्रीय कद काफी बड़ा है। इसीलिए चीन को लेकर दिए जाने वाले बयान हमेशा सावधानी से दिए जाते हैं। घरेलू राजनीति में चीन को लेकर कोई हल्का बयान या तो दिया नहीं जाता या फिर उसे तुरंत रफा दफा कर दिया जाता है। सुनिए संसद में डॉक्टर जयशंकर ने एलएसी पर चीन के हाथों जमीन खोने पर क्या कहा था। Diplomatically, we have been very clear. We have been very clear with the Chinese that we will not tolerate, we will not countenance attempts to unilaterally change the line of actual control, and that so long as they continue to seek to do that, and if they have built up forces which in our minds constitute a serious concern in the border areas, then our relationship is not normal. And the abnormality of that has been in evidence in the last few years. Meanwhile, the military commanders continue to engage each other, and I think given the sensitivity of that matter, it is something which is left to the military commanders to deal. भारत चीन के मामले में बयानों से आगे जाकर क्या कर पाया, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके जवाब असहज ही करते हैं। फिर एक और विषय है जिस पर हमें चिंतित होना चाहिए। आत्मनिर्भरता के तमाम दावों के बीच चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ता ही जा रहा है। भारत चीन को जितना सामान बेचता है उससे कहीं ज़्यादा आयात कर रहा है। इस पर विस्तार से बात हम अर्थव्यवस्था वाले सालाना रिपोर्ट कार्ड में करेंगे। फिलहाल आपको सुनवाते हैं कि चीन के साथ संबंधों में नरेंद्र मोदी सरकार के प्रदर्शन को एक्सपर्ट कैसे देखते हैं। मुझे लगता है कि 2022 में तो भारत की डिप्लोमेसी चीन के हवाले से काफी नाकाम हुई है, क्योंकि ये जाहिर है कि चीन की जो सेना है वो अपने जिस जगह में उन्होंने डिसएंगेजमेंट नहीं किया है उन जगहों पर वो अभी भी हावी है। और इतना भी जाहिर है कि भारत पीछे हटने नहीं वाला है। हमारे जो सेना है तीसरे अब कड़कते ठंड में तीसरे साल के लिए हमारी सेना वहां तैनात है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो डिप्लोमेसी के हवाले से तो काफी दोनों तरफ इसमें नाकाम हुए हैं कि इस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। अप्रैल 2020 से आज तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। दूसरी जगह पे मुझे लगता है जहां डिप्लोमेसी थोड़ी मुकर रही है या सरकार खुद अपना बयान स्पष्ट नहीं करना चाह रही है कि पब्लिक डिप्लोमेसी में सरकार बिल्कुल अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है कि क्या हुआ है वहां पर एलएसी पे, चीन कहां तक आया है। अब तक जो भी हमने सुना है, और डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था पार्लियामेंट में कि चीन के सैनिकों ने कोशिश की थी स्टेटस को बदलने के लिए, लेकिन वो नाकाम थी, हमने उनको पीछे हटा दिया है। लेकिन इसके बाद कुछ हमें सुनाई में पड़ता नहीं है कि इसके बाद क्या कर रहे हैं। अगर चीन इतनी बार भारत पे हमला करने की कोशिश कर रहा है और आप एडमिट कर रहे हो कि वो हमला भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद हमें कुछ सुनाई नहीं देता कि भारत अपनी तरफ से क्या कर रहा है, क्या डिप्लोमेट्स को डिमांड कर रहा है, क्या कोई टाइज कहीं तोड़ रहा है या चीन को कड़ी रुख से कुछ कह रहा है। ये हमने आज तक सुना नहीं है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो बयान जो दिया था जून 2020 में कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है भारतीय क्षेत्र में, भारतीय टेरिटरी में या भारत के क्लेम्ड टेरिटरी में जो डिस्प्यूटेड एरिया है एलएसी पे, उस बयान को आज तक उन्होंने अपडेट नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा है उस दिन के बाद आज तक उन्होंने कहा नहीं है कि चीन क्या कर रहा है, क्या कोई घुसा था, क्या घुसने की कोशिश हुई थी। प्रधानमंत्री से हमने ये नहीं सुना है। तो मैं कहूंगी डिप्लोमेसी काफी नाकाम थी, पब्लिक डिप्लोमेसी भी काफी नाकाम है। जहां पर इनको मैं कहूंगी सक्सेस है कि इस साल लगातार सीज फायर बरकरार रहा। ये तवांग के इंसिडेंट के अलावा कोई हाथापाई नहीं हुई, टेंशन ज्यादा एस्केलेट भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी इस तरह का जो टेंशन है वो कहीं भी बढ़ सकता है, क्योंकि 3,500 किलोमीटर की जो बाउंड्री है भारत और चीन के बीच में, वहां पर अब सैनिक दोनों तरफ तैनात है। तो इस तरह की जो झड़प हो सकती है, कोई स्कर्मिश हो सकता है या और इससे थोड़ा सीरियस भी हो सकता है मामला, इसकी गुंजाइश रहती है। मुझे लगता है 2023 में ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रायोरिटी एरिया होगा, स्पेशली अगर आप देखें कि भारत G20 को 2023 में G20 को होस्ट कर रहा है और SCO को, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी समिट दिल्ली में होगी।
तो इन दोनों के लिए चीन से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग या इनके नुमाइंदे यहाँ इंडिया आएंगे, तो उसके पहले क्या ये दोनों देशों में रिजॉल्व हो सकता है, या इसके बावजूद क्या भारत फिर भी चीन के लिए रेड कार्पेट अनरोल कर सकती है, ये देखा जाए। चीन के बाद अब बाकी पड़ोसियों की बात की जाए। पाकिस्तान के साथ भारतीय विदेश नीति को इस बार ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ा। पाकिस्तान ने रट लगा रखी थी कि जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने जैसे कदम वापस नहीं लिए जाते, तब तक भारत के साथ संबंधों में कोई सुधार नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान को लगा इससे भारत पर दबाव पड़ेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। भारत पहले ही पाकिस्तान के पार देखने में लगा था। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क की जगह बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बिम्स्टेक की तरफ देखने का सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा था कि बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है जो रंग में भंग डाल सके। खैर, एक बात का जिक्र हमने रक्षा रिपोर्ट कार्ड में किया था कि पाकिस्तान इस साल भारत को LOC पर ज़्यादा परेशान नहीं किया। कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद जरूर जारी रहा। भारत जो कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट वाली लिस्ट में नहीं जुड़वा पा रहा, उसने एक दूसरा रास्ता भी खोजा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ये संस्था आतंकवाद जैसी गतिविधियों के आरोपी देशों की वित्तीय मदद पर नकेल कसती है। भारत लगातार FATF में शिकायत करता रहा। पाकिस्तान में होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग के चलते आतंकवादियों को पोषण मिलता है, जिससे भारत पर हमले होते हैं और विश्व सुरक्षा पर असर पड़ता है। ऐसे आरोपों के चलते पाकिस्तान 2018 से 2022 के अक्टूबर तक इस लिस्ट में रहा, ग्रे लिस्ट में। अक्टूबर में पाकिस्तान किसी तरह ग्रे लिस्ट से बाहर आया, लेकिन अब भी उसकी निगरानी जारी है। भारत का पूरा ध्यान इस साल चीन पर रहा, लेकिन साल खत्म होते होते संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने हमारा ध्यान खींच ही लिया। कश्मीर के साथ साथ गुजरात दंगों तक का जिक्र पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कर दिया, लेकिन भुट्टो का सामना हो गया करियर डिप्लोमेट और अब विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से। शास्त्रों में से अनफेयर फाइट कहा गया है। सुनिए विदेश मंत्री ने UN में पाकिस्तान को क्या जवाब दिया। South Asia is going to see this terrorism and disseminating from New Delhi, Kabul and Pakistan. How long they are going to be at war? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does, increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. अब आते हैं बांग्लादेश पर। बांग्लादेश से भारत के संबंध शेख हसीना के कार्यकाल में लगातार सुधरे हैं। NRC CAA की चर्चा के दौरान कुछ बयान जरूर ऐसे रहे जो बांग्लादेश में पसंद नहीं किए गए, लेकिन इन्होंने संबंधों को बिगाड़ दिया हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। और अब तो ये विषय चर्चा से बाहर ही है। शेख हसीना सितंबर में पूरे 4 दिन के लिए भारत आई थी, जब उन्हें रेड कार्पेट वाला स्वागत मिला। सरकार के साथ भारतीय उद्योगपतियों से भी उनकी मुलाकात हुई। रही बात बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के धर्मस्थलों पर हमलों की, तो भारत नियमित रूप से इस पर ऐतराज जताता रहा। इस साल भी ये क्रम जारी रहा। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ आए आर्थिक संकट के दौरान लगातार भारत की ओर नजरें रहीं। भारत ने देश की घरेलू राजनीति से दूरी बनाते हुए श्रीलंका को रसद और धन की मदद जारी रखी, जिसका स्वागत हुआ। फिलहाल श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति हैं, जिनके ऐतिहासिक रूप से भारत से मधुर संबंध रहे हैं। चलते चलते मालदीव की बात भी कर लेते हैं। भारत मालदीव से बेहद करीबी संबंध रखता है और इसी के नतीजे में इस साल जब जब इंडिया आउट प्रदर्शन हुए, तब तब सरकार ने भारत का बचाव ही किया। सत्ताधारी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस बाबत बयान भी जारी किया था। हाल ही में इंडिया आउट प्रदर्शन के पीछे बताए गए लोग गिरफ्तार भी किए गए। भूटान से भारत के संबंधों को अलग से बताने की जरूरत नहीं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, तब उनका पहला विदेशी दौरा भूटान में हुआ था। भूटान भारत का मित्र राष्ट्र है और भूटान पर हो रहे चीनी अतिक्रमण का जवाब देना भारत के लिए कानूनी बाध्यता सा है। इस मोर्चे पर हुए काम के बारे में हमने आपको रक्षा रिपोर्ट कार्ड वाले एपिसोड में बताया था, जब डोकलाम की बात हुई थी। आखिर में बचा नेपाल। प्रधानमंत्री मई के महीने में नेपाल गए थे। तब कहा गया कि प्रधानमंत्री बुद्ध की धरती पर गए हैं, क्योंकि मौका बुद्ध पूर्णिमा का था। लेकिन प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा जब होता है, तब बात इतनी सीधी नहीं होती। ये जगजाहिर है कि भारत नेपाल की घरेलू राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी लेता है, क्योंकि भारत के हित उससे प्रभावित होते हैं। नेपाल में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हो गया और पुष्प कमल दहल प्रचंड बन गए प्रधानमंत्री। प्रचंड के बारे में कहा जाता है कि वो भारत के बजाय चीन को तरजीह देते हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सत्य इससे थोड़ा अलग है। सुनिए। प्रचंड या ओली दोनों को एंटी
इंडिया या प्रो चाइना करार देना शायद न्याय नहीं होगा, क्योंकि प्रचंड के करियर में, प्रचंड के जो इंसर्जेंसी और उनको साथ देकर नेपाल के राजनीतिक परिवर्तन, हालांकि इंडिया ने माओइस्ट को टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, लेकिन माओइस्ट के साथ इंडिया ने कोलैबोरेट भी किया नेपाल पॉलिटिकल चेंज में। इसलिए इंडिया उस चेंज में इंडिया ने अमेरिका और यूरोप को साथ भी लिया। इसलिए इंडिया के प्रति नेपाल में थोड़ा सा अविश्वास उस समय बढ़ा, जबकि जब इंडिया अपने देश में आतंकवाद को सबसे बड़ा इंटीरियर थ्रेट मानता था, वो उस इंडिया ने कोलैबोरेट किया माओइस्ट के साथ नेपाल में सत्ता परिवर्तन के लिए, और उस तहत उसी के साथ जुड़कर इंडिया ने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ भी सहकार्य किया, और चाइना उसके रिटेलिएशन में काफी बड़ा स्केल में आ गया। लेकिन माओइस्ट जब सत्ता में आ गए तो नेचुरली कम्युनिस्ट होने के कारण या नेपाल के जो सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसमें चाइना काफी बड़ा स्केल में और बड़ा आकार में, साइज में नेपाल में आ गया है, और इन्वेस्टमेंट भी उसका बड़ा है, और इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फेवरेट रिजीम को भी खोज रहा है। उस कंपटीशन में इंडिया के साथ का वो कंपटीशन में अब कभी चाइना किसी रेजिम को सपोर्ट करता है पार्टी, इंडिया किसी रेजिम को सपोर्ट करता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट में नेपाल में भी काफी एक अनिश्चित जैसा वातावरण बन गया है। पड़ोसियों की बात हो गई, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गोलबंदियों की। वहां भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? सबसे पहले क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की बात करते हैं। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। इसे चीन पर नकेल कसने की रणनीति के तहत देखा जाता है। हम आपको पहले भी ललन टॉप शो में विस्तार से बता चुके हैं। एक 23 मई को हमने डिटेल में शो किया था, वो शो आपको देखना चाहिए अगर आपकी इस विषय में दिलचस्पी है। आज के शो के डिस्क्रिप्शन में आपको शो का लिंक मिल जाएगा। आज संक्षेप में ये भी जान लेते हैं कि मई में हुई उस बैठक का नतीजा क्या रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी, क्वाड की ताकत अब कम हो जाएगी क्योंकि अमेरिका का ध्यान यूरोप पर रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडो पैसिफिक रीजन के महत्व को देखते हुए बैठक में चारों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया। बिना नाम लिए चीन को लगभग हर मोर्चे पर काउंटर किया गया। क्लाइमेट चेंज, सप्लाई चेन, कोविड वैक्सीनेशन जैसे मसलों को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर विशेष काम हुआ। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसले हुए। वो क्या है? विदेशी मामलों की जानकार स्वस्ति राव से सुनिए। में समिट हुई, उसमें न केवल एक मुखर रूप से इस बात को अंडरस्कोर किया गया कि इंडो पैसिफिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और अमेरिका कहीं से भी ऐसा नहीं है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से केवल यूरोप पर कंसंट्रेट कर रहा है। इंडो पैसिफिक पे जो प्लान्स है वो वैसे ही रहेंगे। इनफैक्ट 2 कदम आगे जाते हुए मैं आपको बताऊं कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई वो ये हुई। पहली तो ये कि जो इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम डोमेन इनिशिएटिव जो शुरुआत की गई, क्योंकि ये एक मिसिंग कंपोनेंट था। देखिए, इंडो पैसिफिक एक मैरिटाइम स्पेस है और मैरिटाइम स्पेस में अगर आप उसको रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं या इस तरह के किसी भी चीज की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करते हैं, तो उसके कोर में जो चीज आती है वो आती है जो मैरिटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हमें कैसे हमें उसका बनाना चाहिए। तो उसके लिए जो एक कोर कंपोनेंट है वो है मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस। और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस बेसिकली इंटेलिजेंस, मैरिटाइम इंटेलिजेंस और मैरिटाइम इंफॉर्मेशन के मिक्स पर आधारित होता है। तो उसको लेकर एक प्रॉपर आर्किटेक्चर बनाना, ये पहली बार हमने देखा 2022 में। ये मई में जो टोक्यो में समिट थी उसका एक आउटकम था। और दूसरा क्या आउटकम था वो ये, आप याद करें तो बहुत जो इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो आया, इसके पहले तक अभी ये नहीं था। मतलब जो क्वाड के तमाम मीटिंग्स होती थी उसमें रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स की बात होती थी, उसमें कोविड वैक्सीनेशन की बात होती थी, क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह सब की बात होती थी, लेकिन कोई ऐसा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क नहीं था। तो आपने देखा होगा कि ये भी एक ऐसी चीज है जो इसमें ऐड हुई। अब साल की 2 और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की बात कर लेते हैं, SCO और G20। भारत के लिहाज से साल की सबसे पहली और महत्वपूर्ण बैठक SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हुई। ऐसे माहौल में जब चीन से तनातनी चल रही थी, तब ये पहला मौका था जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने थे। उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद की ये तस्वीरें शायद आपको याद भी हों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ,
ये सब भी मौजूद थे। आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से लड़ाई के मकसद से ये संगठन बनाया गया था। सो इस बार भी भारत अपने इसी एजेंडे के साथ बैठक में शामिल हुआ। इस बैठक में प्रधानमंत्री का एक बयान चर्चित हुआ था, सुनिए। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। अब आ जाइए G20 पर। 5 महीने के अंतराल के बाद दुनिया के बड़े नेता फिर एक मंच पर इकट्ठा हुए। जगह थी बाली, इंडोनेशिया। मौका था G20 समिट का। मुख्यतः इस संगठन का काम इकोनॉमिक मोर्चे पर होता है। अगले साल G20 समिट की मेजबानी हिंदुस्तान करने वाला है। इस लिहाज से इस बार का सत्र भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पनपे फूड क्राइसिस की समस्या को भारत ने इस मौके पर रेखांकित किया। सस्टेनेबल फार्मिंग को लेकर भी भारत ने अपना विजन रखा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रूस और पश्चिमी देशों के बीच मध्यस्थ के तौर पर निभाई, क्योंकि इस संगठन में रूस और यूरोपीय देशों की भागीदारी है, जिनकी फिलहाल आपस में बन नहीं रही। सुनिए इस पर एक्सपर्ट की राय। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क है जो इकोनॉमिक इश्यूज को मतलब इकोनॉमिक चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए बना है। पर्टिकुलरली जो बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं, कैसे हम अपने जो दुनिया भर के बैंक्स हैं हम उनको कैसे रेजिलिएंट बनाएंगे किसी ऐसे क्राइसिस के खतरे के सामने। जैसे फॉर एग्जांपल जब 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी तो वो बैंकिंग उनसे संबंधित थी, राइट। तो G20 बेसिकली इसलिए बनाया गया है। लेकिन चूंकि G20 एक ऐसा मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क है जहां पर दुनिया के तमाम अग्रणी देश जो है वो उसके मेंबर्स हैं, तो उनके पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी उसके साथ साथ आते ही आते हैं। तो इस बार भी जो G20 है, आप उसमें देखिए कि G20 के कोर एजेंडा पे तो कम बात होती है। जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो WTO के रिफॉर्म से रिलेटेड चीजें हैं, जो इस तरह की जो चीजें हैं, जो क्लाइमेट को लेकर जो फाइनेंसिंग है, उससे जो तमाम जो डेवलपमेंटल बैंक्स हैं उनका क्या रोल है, ये सब चीजें तो कहीं ना कहीं बैक बर्नर पे चली गई हैं। हमेशा बात ये होती है कि रशिया और वेस्ट के बीच का जो झगड़ा है उसमें हिंदुस्तान उसको कैसे सुलझाएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसी चीज है जो हमें ऊपर से मतलब ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अंदर अंदर G20 के बहुत और भी काम होते हैं। हिंदुस्तान एक क्रेडिबल पोजीशन में है क्योंकि हिंदुस्तान के संबंध दोनों ही पार्टी से अच्छे हैं। तो डेफिनेटली हिंदुस्तान के पास एक क्रेडिबिलिटी है। हिंदुस्तान ने लगातार कहा है कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। और सबसे अच्छी बात क्या हिंदुस्तान ने अभी जो G20 के परिप्रेक्ष्य में करी है वो ये कि हिंदुस्तान ने G20 के फोरम को एक डेवलपिंग नेशंस की जो वॉइस है उसका फोरम बनाकर मतलब अपनी प्रेजेंस को वहां पे अंडरस्कोर किया है कि हम केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं बात करते। तो इस साल हमने देखा ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हमारे यहाँ आए, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आए, रूस और चीन के विदेश मंत्री आए, और हमने प्रायः द्विपक्षीय बैठकों को होते देखा। लेकिन आने वाला बरस यानी 2023 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया के तमाम बड़े नेता भारत आने वाले हैं, क्योंकि भारत इस साल G20 और SCO की मेज़बानी कर रहा है। तो इस साल विदेश नीति पर ज़्यादा बारीक नज़र रखी जाएगी। जब हम इस साल कह रहे हैं तो 2023 के साल की बात है। कुल जमा ये था देश की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, उसका विदेश नीति का रिपोर्ट कार्ड साल 2022 का। आने वाले दिनों में आप 3 और रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। होम यानी गृह, आंतरिक सुरक्षा और उससे जुड़े मसले, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय राजनीति। बड़ी खबर आज यहीं पर समाप्त होती है। अब गौर करते हैं आज की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में देरी तय है। क्यों, हम बताते हैं। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में होने वाले चुनाव को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने योगी सरकार को झटका देते हुए कहा कि बिना OBC आरक्षण के जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। कोर्ट ने यूपी सरकार के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। बेंच ने कहा कि या तो बिना OBC आरक्षण के चुनाव हो या फिर 31 जनवरी तक रैपिड सर्वे कराया जाए और उसके बाद आरक्षण देकर चुनाव हो। कोर्ट ने रैपिड सर्वे के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया है। इसकी मॉनिटरिंग जिलों में जिलाधिकारी को करनी होगी। कहा कि अगर बिना रैपिड सर्वे के चुनाव हुए तो 5 दिसंबर को जारी आरक्षण सूची में जिन जिन सीटों पर OBC को आरक्षण मिला है उन्हें सामान्य सीट माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट रैपिड सर्वे के चुनाव नहीं होंगे। निकाय चुनाव में देर होना सही नहीं, इसलिए सरकार बिना पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए तत्काल चुनाव करा सकती है, ये एक संभावना है। कोर्ट ने निकायों के अधिकारियों को सामान्य काम करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच कोई बड़ा फैसला
नहीं लिया जा सकता है। अब ये ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्या है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल महाराष्ट्र निकाय चुनाव के दौरान एक आदेश दिया था। इस फैसले में आरक्षण लागू करने के लिए 3 मानक तय किए गए थे, इसलिए इसे ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला कहा जाता है। इसके तहत निकाय में ओबीसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानने के लिए एक कमीशन बनाना जरूरी है और इस पर सरकार को फिर रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इसी के आधार पर निकाय चुनाव में सरकार आनुपातिक तरीके से आरक्षण देगी। सीटों को आरक्षित करते हुए सरकार को ध्यान रखना होगा कि ये SC, ST और OBC के लिए तय 50% आरक्षण की सीमा को पार न करे। यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी कर कहा कि सरकार निकाय चुनाव में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर OBC आरक्षण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक इसके बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। अगर जरूरी हुआ तो सरकार कानूनी पहलुओं पर विचार कर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दलों ने भी सरकार पर हमला शुरू कर दिया था। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी हमेशा से पिछड़े वर्ग का विरोध करती आई है। सुनिए। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। बिल्कुल। तो और यहाँ तो दिखाई दे गया जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात। आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए, लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करे? बिल्कुल, क्योंकि जनगणना करने से हर जाति को अपनी आबादी की जानकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से जानकारी कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि कोर्ट का फैसला बीजेपी और सरकार की ओबीसी विरोधी सोच को प्रकट करता है। यह भी कि सरकार को नियत समय में ट्रिपल टेस्ट सर्वे करा के ओबीसी को आरक्षण देना था, पर उसने गलती की। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। विपक्षों के अलावा बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने भी बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव का विरोध किया। अपना दल के सोनेलाल ने ट्वीट कर कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराना किसी भी तरह से उचित नहीं है। ये भी कि वो हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर ओबीसी समाज के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। विपक्षियों की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी आया। सुनिए। देखिए, हमारे जो सरकार के अधिवक्तागण हैं वह माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश की प्रति के साथ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक करने के बाद पूरे आदेश का विस्तृत अध्ययन करके इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करूंगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो हम दे करके चुनाव समय से कराना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी उसमें बाधा डालना चाहती थी। लेकिन जो भी आदेश आया है उसका अध्ययन करके और उसके बाद के निर्णय से हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया जाना है वह आरक्षण दिए बगैर उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव कराने का कोई विचार नहीं। ये तो हो गई फैसले पर हो रही राजनीति की बात। अब सवाल ये कि विकल्प क्या है। अगर चुनाव कराने के लिए सरकार के पास मौजूद विकल्पों की बात करें तो 4 ऑप्शन हैं। यूपी सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। दूसरा विकल्प, हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली जाए। तीसरा विकल्प, सरकार नए सिरे से सर्वे कराकर नई आरक्षण सूची जारी करे। और आखिरी में विकल्प ये कि सरकार बिना आरक्षण चुनाव करा दे। हालांकि इस विकल्प की संभावना कम है, क्योंकि 40% से ज़्यादा आबादी वाले ओबीसी वर्ग को सरकार नाखुश नहीं करना चाहेगी। ऐसे में सरकार समिति बनाकर जल्द से जल्द रैपिड सर्वे कराकर नई आरक्षण सूची जारी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो चुनाव होने में देरी तय है। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक आज रात या कल यूपी सरकार इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। इस बीच पिछड़े वर्ग को सरकार समझाने की हर संभव कोशिश करेगी कि उन्हें आरक्षण जरूर मिलेगा और इसके बिना चुनाव नहीं होंगे। वहीं विपक्ष इस कोर्ट के फैसले को पिछड़े और दलित वर्गों के बीच ले जाकर ये बताने की कोशिश करेगा कि बीजेपी धीमे धीमे आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। फिलहाल ये राजनीतिक दांवपेच के बीच चुनाव की तैयारी कर रहे नेताओं की धड़कनें बढ़ी हैं कि चुनाव होंगे तो कब और उनकी सीट पर आरक्षण की क्या स्थिति होगी। अगली सुर्खी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच दशकों से चले आ रहे सीमा विवाद से जुड़ी है। आज 27 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसके मुताबिक कर्नाटक के 865 मराठी भाषी गांवों को राज्य में मिलाने की बात रखी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार कर्नाटक के इन गांवों की इंच इंच जमीन को शामिल करने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी रूप से आगे बढ़ाएगी।
दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि साल 2004 में महाराष्ट्र सरकार इस सीमा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। इसे लेकर कोर्ट ने सुझाव दिया था कि मसले को आपसी बातचीत से हल किया जाना चाहिए और भाषाई आधार पर जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे परेशानी बढ़ सकती है। फिलहाल कर्नाटक और महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। दोनों राज्यों के सदनों में हर दिन सीमा विवाद की गूंज सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र से पहले कर्नाटक विधानसभा में भी 22 दिसंबर को एक प्रस्ताव पास हुआ था। इसमें कर्नाटक के हितों की रक्षा करने और अपने पड़ोसी राज्य को 1 भी इंच जमीन न देने का संकल्प किया गया था। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि ये विवाद महाराष्ट्र ने पैदा किया है। अब ये विवाद है क्या, इस पर हम विस्तार से आपको पहले बता चुके हैं। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो डिस्क्रिप्शन में सीमा विवाद के शो का लिंक मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। कोरोना आ रहा है, कोरोना आ चुका है, हालात खराब होने वाले हैं। इस तरह की खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। नेजल वैक्सीन जल्द ही भारतीय बाजार में उपलब्ध होगी। अगले महीने के आखिर तक हम अपने आसपास के सरकारी या प्राइवेट हेल्थ सेंटर पर नेजल वैक्सीन ले सकेंगे। अब तक केवल इंजेक्शन वाली वैक्सीन लगवाने का ऑप्शन हमारे पास था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप इंजेक्शन वाली वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं तो नाक के जरिए लगने वाली नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। जनवरी 2023 से नेजल वैक्सीन मिलने लगेगी और इसकी कीमत भी इंजेक्शन वाली वैक्सीन के लगभग बराबर ही है। भारत बायोटेक के मुताबिक नेजल वैक्सीन की एक खुराक 325 रुपये प्लस जीएसटी में सरकारी और 800 रुपये प्लस जीएसटी में प्राइवेट हेल्थ सेंटर पर उपलब्ध होगी। इसे कोविन पोर्टल पर लिस्ट करने की मंजूरी भी मिल चुकी है, जहां से इसकी बुकिंग की जा सकेगी। भारत सरकार पहले ही भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन इनोवैक को मंजूरी दे चुकी है। ये वैक्सीन 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोग लगवा सकते हैं। 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन वे नेजल वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इसके अलावा इसे वही लोग लगवा सकते हैं जो पहले वैक्सीन की 2 डोज ले चुके हैं। नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल हेट्रोलोगस बूस्टर डोज की तरह किया जाएगा, यानी अगर आपने पहली 2 डोज किसी और वैक्सीन की भी ली होंगी तो बूस्टर के तौर पर इसे ले सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहली 2 डोज कौन सी वैक्सीन की थी। आपने चाहे कोविशील्ड लगवाई हो या फिर कोवैक्सीन, बूस्टर डोज के तौर पर आप नेजल वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये था आज का लल्लन टॉप शो। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। अगर कंपटीशन की कर रहे हैं कड़क तैयारी तो आपकी है बारी। मौके पर दिखाइए ज्ञान, मौके पर जीतिए इनाम। बस सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे लल्लन टॉप क्विज खेलने का करना है काम।